डियर ऑल, आज एक टॉपिक जो है मैं पढ़ाऊंगी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टॉपिक जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने फॉर्म्स ऑफ या फिर आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ लिया है, जिसमें स्ट्राइक, लॉकआउट, पिकेटिंग, घेराव, नॉन कॉपरेशन, बॉयकॉट वगैरह था। आज हम जिस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे उसका एक पार्ट आ चुका है, तो ये दूसरा पार्ट है। हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सारे प्रोविज़न आईडी एक्ट 1947 में हैं। एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन के में डिफाइंड है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। कोई भी ऐसा विवाद, कोई भी ऐसा डिफरेंस, कोई भी डिससेटिस्फैक्शन जो वर्कर के बीच में हो सकता है, जो मालिक के बीच में हो सकता है, और जो विवाद एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में। हमने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया है और अब जब इसका एंड हो रहा है, तो एक टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सेटलमेंट मशीनरी फॉर आईडी, सेटलमेंट मशीनरी फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब दो ही तरीका है। एक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसको हम कहेंगे प्रिवेंटिव मेजर। डिस्प्यूट होने से पहले इसको यूज किया जाता है। इसका यही मतलब है कि एम्प्लॉयर को हर वो कोशिश करना चाहिए जिससे वर्कर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, एम्प्लॉई को जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो, जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम हो। अब प्रिवेंटिव मेजर वही मेजर हैं या वही विपन हैं जिनके सहारे, जिनके इस्तेमाल से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ वर्किंग के लिए अच्छा रहेगा, हेल्दी रिलेशनशिप हो जाएगा, इंडस्ट्री में पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहेगी। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेंगे, ये पार्ट 2 है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोड ऑफ डिसिप्लिन, स्टैंडिंग ऑर्डर, ट्राइपार्टाइट बॉडीज। तो ऐसे कई प्रिवेंटिव मेजर्स रहे जिनके सहारे अगर आप उसको शुरू से यूज करते रहेंगे तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं, डिससेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स को हमने पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सेटलमेंट मशीनरी। ये जो सेटलमेंट मशीनरी आप पढ़ने वाले हैं, ये डिस्प्यूट के बाद यूज होता है। लड़ाई तो हो गया, विवाद तो हो गया, वर्कर्स ने डिमांड रख दिया, स्ट्राइक कर लिया, अब न्याय चाहिए। ये जितने भी सेटलमेंट मशीनरी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, आज सिर्फ अभी एक पढ़ाऊंगी, ये सबको समझने की ज़रूरत है। किसी भी एग्जामिनेशन में बार बार इनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो ये जो सेटलमेंट मशीनरी है जो डिस्प्यूट के बाद इस्तेमाल किया जाता है, अब सेटलमेंट शब्द ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है, दोनों के बीच में विवाद है, तो कोई थर्ड पार्टी की एंट्री होगी जो सुलह करवाएगा, समझौता करवाएगा। सेटलमेंट मशीनरी जो प्रोवाइड की गई है वो आईडी एक्ट 1947 में इन सभी का जिक्र है, ये सभी मेंशन्ड हैं। तो सेटलमेंट मशीनरी
एक लीगल रास्ता देता है, लीगलिस्टिक वे है, ताकि डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो। आपको ये जो फर्स्ट स्लाइड नज़र आ रहा है उसमें दिख रहा होगा कि प्रिवेंटिव मेजर जो कि बचाव उपाय है, इसको पहले ही ले लेना है। लेकिन ये जो सेटलमेंट मेजर है, किसी प्रकार से जब कोई बचाव नहीं हो पाता है, तब अंत में कोई रास्ता नहीं बचने के बाद आफ्टर डिस्प्यूट ये आपको रास्ता देगा, समाधान देगा। इसमें लीगल रास्ते भी हैं, कोई ना कोई आएगा जो आप दोनों के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करेगा, सुलह करवाएगा या झगड़ा को रिजॉल्व कराएगा, खत्म करवाएगा। प्रिवेंटिव मेजर जो बचाव उपाय हैं, ये वही स्टेप हैं जो डिस्प्यूट से हम पहले करते हैं। इसके सहारे जब आप इस टूल्स का यूज करेंगे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई लड़ेंगे नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन सेटलमेंट जो समाधान का उपाय है, ये आईडी एक्ट 1947 में मेंशन्ड है और ये आपको लीगल रास्ता भी देता है। साथ ही अगर आप समझौता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें जो पहली बॉडी है, जो पहला विपन है, उसका नाम है कंसिलिएशन। ये जो कंसिलिएशन है, इसको हिंदी में हम कहेंगे समझौता या फिर सुलह या मेल मिलाप, जहां एक न्यूट्रल पार्टी, थर्ड पार्टी रहेगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को आपसी तौर पर परसुएड करेगी कि विवाद को सुलझा लिया जाए। ये बस मीडिएशन का काम है। ये जो पहला आप कंसिलिएशन पढ़ रहे हैं, ये जो मशीनरी है सेटलमेंट की, इसका मकसद सिर्फ समझौता करवाना है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी होगा, जो कंसिलिएटर होगा, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को म्यूचुअली अग्री करवाएगा उनकी इच्छा से, वो अपने डिसीजन को थोप नहीं सकता है, वो इम्पोज नहीं करवा सकता है। तो कंसिलिएशन लीगल बाइंडिंग नहीं है। अब धीरे धीरे करके जब हम और भी सेटलमेंट मशीनरी पढ़ेंगे तो हमको इस डिफरेंस को याद रखना है कि कंसिलिएटर जो है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में मीडिएशन करता है, जो फैसिलिटेटर है, एक तरीके से अगुआ है, जो दोनों पार्टी को अग्री करेगा, दोनों की बातों को या 1 बाय 1 सुनेगा या साथ में बिठाकर सुनेगा। ये अपने डिसीजन को थोप नहीं सकता है। ये पूरा का पूरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पे डिपेंड करता है कि वो सुलह चाहते हैं कि नहीं, वो कंसिलिएशन चाहते हैं कि नहीं। कंसिलिएशन मतलब आपसी सहमति से विवाद को सुलझाना, या इसी को हम समझौता कहते हैं। कंसिलिएटर के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने डिसीजन को थोप दे या इम्पोज्ड करवाए। तो कंसिलिएशन मेथड है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने का, जहां एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है वो हेल्प करती है किसकी, कन्फ्लिक्टिंग पार्टी की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की मदद करने के लिए एक तीसरा आया है जो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करवा देगा, समझौता करवा देगा। अगर दोनों चाहेंगे तो ही होगा। कंसिलिएटर के फैसला सुना देने से ये नहीं होने वाला है। तो पहली बात, कंसिलिएशन के लिए जरूरी है कि कंसिलिएशन वॉलेंट्री हो, मतलब दोनों ही पार्टी एकदम खुद अग्री कर जाए कि हमको हाँ भाई सुलह करना है, समझौता करना है। अब एक नहीं चाह रहा है, दूसरा चाह रहा है, तो भी कंसिलिएशन नहीं हो पाएगा। ये जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, ये फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा। ये दोनों के बीच में बस समझौता कराने के लिए, ये डिसीजन तो इम्पोज कर ही नहीं सकता है।
कंसिलिएटर का काम डिस्कशन करना है, वो दोनों की बातों को सुनेगा, समझेगा, कारण जानेगा, लेकिन वो अपनी डिसीजन को थोपेगा नहीं। ये बहुत अच्छा बात है। और जाहिर सी बात है, सहमति करा रहे हैं, दोनों को सुनेंगे। हो सकता है दोनों पार्टी 1 बाय 1 अपनी बातों को रखना चाहे, तो कुछ बातें इसमें कॉन्फिडेंशियल भी रखी जाएगी जो डिस्कशन होगा। अगर एक पार्टी बोलेगा नहीं नहीं मेरी बातों को पहले सुन लीजिए, आप अपने तक रखिए, तो ये हो सकता है। लेकिन कंसिलिएशन जो है लेस फॉर्मल है आर्बिट्रेशन से। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन, अभी उसमें नहीं जाना है। सेटलमेंट का एक तरीका, सेटलमेंट मशीनरी में एक आर्बिट्रेशन भी है। कंसिलिएशन लेस फॉर्मल तरीका है जहां दो पार्टी जो कि कन्फ्लिक्टिंग पार्टी है, एक एम्प्लॉयर दूसरा एम्प्लॉय, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। थर्ड पार्टी को न्यूट्रल रहना होगा, लेकिन वो बॉस नहीं है, वो जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर साबित नहीं होगी। अब कंसिलिएशन पढ़ रहे हैं तो आईडी एक्ट में सेक्शन 4 में रोल ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर दिया हुआ है। अब ये कंसिलिएशन ऑफिसर का काम क्या है? सेक्शन 4 आईडी एक्ट 1947 में उसका काम बताया गया है कि उसका काम बस यही है कि वर्कर को, एम्प्लॉई को, एम्प्लॉयर को भाई समझा दो कि सेटलमेंट कर ले तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका काम जो है डिसीजन को इम्पोज्ड करना नहीं है। और अंत में जो डिसीजन आ रहा है या नहीं भी आ रहा है उसकी रिपोर्ट को सौंप देना है। अब कंसिलिएशन ऑफिसर जो है उनका काम यही रहेगा कि जो रिपोर्ट आ रहा है उसको सौंप देना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी आईडी एक्ट में डिफाइंड है। तो एक तरफ वर्कर, दूसरी तरफ मैनेजमेंट हो क्या रहा है? कंसिलिएशन हो रहा है, मतलब समझौता। अब इस कंसिलिएटर का यही काम है, जो थर्ड पार्टी है, कि ये इस दोनों के बीच में समझौता करा दे, लेकिन जबरन नहीं। इसको अपने डिसीजन को इम्पोज करना ही नहीं है। अगर वर्कर नहीं चाहे, हो सकता है मैनेजमेंट ही नहीं चाहे, तो ये डिसीजन को इम्पोज नहीं कर सकता है। अब हमें बेसिकली इसको पढ़ने की ज़रूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिलिएशन इज द प्रैक्टिस बाय विच द सर्विसेज ऑफ ए न्यूट्रल पार्टी आर यूज्ड इन अ डिस्प्यूट एज ए मीन्स ऑफ हेल्पिंग द डिस्प्यूटिंग पार्टी। तो ये जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है, मतलब एक और एम्प्लॉयर दूसरी तरफ एम्प्लॉय, एक और मैनेजमेंट दूसरी और एम्प्लॉय, उन दोनों की मदद के लिए एक थर्ड पार्टी आ रहा है जो कुछ नहीं करेगा, बस समझौता करवा देगा। अब समझौता नहीं कोई करना चाह रहा है, मान के चलिए एक पार्टी, तो वो जबरन अपना डिसीजन थोप नहीं सकता है। आईडी एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 2 तरीका बताया गया है समझौता करवाने का, जो कि सेक्शन 4 में मेंशन्ड है। एक है अपॉइंटिंग कंसिलिएशन ऑफिसर। अब जो कंसिलिएशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा, उसका काम यही है कि 14 दिन के अंदर उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। दोनों पार्टी में समझौता हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अगर कंसिलिएशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से काम हो जाता है, वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता भी आईडी एक्ट में बताया गया है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का। अब बोर्ड बैठेगा तो समय तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही, तो 2 मंथ के अंदर बोर्ड को अपना फैसला सुना देना है। जो भी रिपोर्ट होगा वो 2 महीने के अंदर आगे प्रोसीड करना है। सेक्शन नंबर 12 में आईडी एक्ट के रूल ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की ड्यूटी बताई गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है।
कि टू होल्ड द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। चलो भाई, तुमको कंसिलिएशन के प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना है, टू इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में जो डिस्प्यूट हुआ है उसके कारण का पता करो, क्या वो कारण रहा, किसकी गलती, कौन जिम्मेदार, क्या रीजन है, दोनों को सुना जाना चाहिए। और तीसरा काम है टू सेंड द रिपोर्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और अगर कंसिलिएशन ऑफिसर अपना काम कर रहा है तो उसको 14 दिन में रिपोर्ट सौंप देना है, लेकिन अगर कंसिलिएशन ऑफिसर से काम नहीं हो रहा है तो फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन या बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 2 महीना में जो भी समझौता हो पाया है उसको आगे रिपोर्ट को सबमिट करे। ये जो पॉइंट अभी मैं बोलूंगी उसको 10 बार माइंड में बिठा लेना है। However, conciliation process is not a legal binding. समझौता हो रहा है लेकिन लीगली आप किसी को जबरदस्ती मनवा नहीं सकते अगर सामने वाला मानना ही नहीं चाह रहा है। नहीं चाह रहा होगा, हो सकता है वो समझौता। ऐसे लोग होते हैं जिनको आप सुलह करवाइए, समझौता करवाइए, वो रेडी नहीं होते हैं। It is not mandatory for both the parties to agree to it. ठीक है भाई, कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो कंसिलिएटर ने समझौता करा दिया हम माने ही। हो सकता है हमारा मन ही ना भर रहा हो, डिस्प्यूट इतना हो कि नहीं भाई समझौता से नहीं होने वाला है, तुमको अपनी औकात दिखा के रहेंगे। ऐसा भी एटीट्यूड होता है अगर विवाद हो। हमको किस मशीनरी के थ्रू सेटलमेंट करना है वो उसके सिवियरिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर मामला छोटा मोटा है तो सुलह करने में क्या बुराई है, लेकिन मामला अगर सुलह लायक ही नहीं हो तो फिर सुलह करके भी क्या फायदा है। तो कंसिलिएशन की जो प्रक्रिया है, जो ये प्रैक्टिस है या ये जो तरीका है, उसका काम ही है दोनों ही पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है, जो डिस्प्यूटिंग कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, उनके बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करना है। और कोशिश यही करना है कंसिलिएटर को कि दोनों का जो इशू है, जो मामला है, वो आपसे समझदारी से सुलह करवा के निपटा दिया जाए। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों पे डिसीजन कंसिलिएटर इम्पोज भी नहीं कर सकता है। मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, नहीं तो दूसरा रास्ता आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, दोनों की बात को सुनने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर के साइड वो चला जाए। ये एकदम मतलब सिंपल प्रोसेस है कंसिलिएशन, समझौता। लेकिन समझौता करना है, कंसिलिएटर का काम है, समझौता करवा दिया जाए। लेकिन अगर कोई पार्टी समझौता के लिए अग्री नहीं करता है तो फिर डिसीजन इम्पोज्ड करने का हक नहीं है कंसिलिएटर को। आप देख सकते हैं, कंसिलिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर ब्रिंग टुगेदर या फिर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के सामने दोनों को आमने सामने ले आना है। अगर दोनों के बीच में आपसी एग्रीमेंट हो जाता है, समझौता हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी के बारे में भी बताया गया कि वो हो सकता है कोई वन इंडिविजुअल हो या फिर उसमें कुछ ग्रुप ऑफ लोग भी शामिल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी रहेगा उसका काम मीडिएशन का है, तो हम उसको मीडिएटर कहेंगे, या फिर कंसिलिएशन पढ़ रहे हैं तो उसको कंसिलिएटर बोल सकते हैं, कंसिलेटर, सॉरी। तो ये जो मीडिएटर करने वाला, ये जो अगुआ है, उसका काम है समझौता करा देना। जैसे मैरिज के लिए होता है, ब्राइड और ग्रूम के बीच में एक आदमी रहता है जो दोनों के मैरिज को फाइनल करवाता है, अगुआ रहता है। वो किसी का रिलेटिव हो सकता है, पर उसका
काम ये होता है कि दबाव नहीं देना है, वो बता देगा हाँ लड़का ऐसा है लड़की ऐसी है, इस तरीके से हो जाता है मैरिज। लेकिन इसमें यह नहीं है कि जबरदस्ती तुम शादी कर लो। कंसिलिएटर बिल्कुल वही है। मीडिएटर सिर्फ मीडिएट करेगा, मीडिएशन करेगा, वो थोपेगा नहीं अपना डिसीजन। अब आईडी एक्ट बोलता है 1947 सेक्शन 4 में लिखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, कंसिलिएशन ऑफिसर जो है, वो उसकी क्या ड्यूटी है, पहले तो क्या क्या काम उसको करना है, सब इसमें मेंशन्ड है। उसके बाद कंसिलिएशन ऑफिसर का काम क्या है कि 14 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर भेज दे, जो काम हुआ हो ना हुआ हो। और अगर कंसिलिएशन ऑफिसर से काम नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो पा रहा है, तब बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन है जिसको 2 महीने में अपना रिपोर्ट बनाकर भेज देना है। लेकिन ये कंसिलिएटर या ऐसा अगुवा है, इसके पास पावर नहीं है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं पावर है भी, पावर नहीं भी है। एक उसके पास ठीक है, वो मीडिएटर का काम कर रहा है, लेकिन वो अपना डिसीजन थोप भी नहीं सकता। छोटे मोटे मामले में कंसिलिएशन बेस्ट अप्रोच है। वो भी आईडी एक्ट तो बहुत आसान कर दे रहा है कि कंसिलिएशन ऑफिसर काम करता है तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन 2 महीने में पूरा रिपोर्ट जाएगा बन करके। अब ये जो मीडिएटर है, ये जो कंसिलिएटर है, इसका काम है दोनों पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन करवा दो। दोनों अपने विचारों को साझा करेंगे मीडिएटर के सामने। अब दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप हो, ऐसा ना हो एम्प्लॉयर गुस्से में आ जाए कि नहीं भाई हमको तो समझौता नहीं करना है, तो मीडिएटर उसको नहीं कह सकता है कि तुमको मानना ही पड़ेगा, ये हक ही नहीं है उसको। और यही एक खासियत, यही एक लक्षण, सिम्टम कंसिलिएशन को अलग बनाता है बाकी सेटलमेंट मशीनरी से। कंसिलिएशन के बाद हमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पढ़ना है, फिर आर्बिट्रेशन पढ़ना है, फिर एडजुडिकेशन पढ़ना है, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो आपने अभी स्लाइड देख लिया, कंसिलिएशन ऑफिसर के बारे में पढ़ लिया, कंसिलिएशन समझ रहे हैं, तो फिर एक ब्रीफ समरी बताती हूँ। वर्कर और मैनेजमेंट में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, डिस्प्यूट है। अब एक थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी जो है, वो क्या करेगी कि वर्कर और मैनेजमेंट की बातों को सुनेगी और चाहेगी कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। होता ही है, 2 दोस्त लड़ गए, 2 पड़ोसी लड़ गए, तो एक तीसरा आदमी आएगा उठकर, छोड़िए, गले लगिए, बातों को भूल जाइए। ये जो कंसिलिएटर है, जो थर्ड पार्टी है, ये दोनों की ही सुनता है, ये अच्छी बात है। चलिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक का ज़्यादा फेवर ले रहा हो। लेकिन कंसिलिएटर जो पूरा का पूरा काम कर रहा है, जो उसका डिसीजन आ रहा है, वो दोनों पार्टी में से वो किसी पर भी अपने डिसीजन को इम्पोज नहीं कर सकता कि तुम लोग समझौता कर लो। ये लीगल बाइंडिंग नहीं है। और कंसिलिएशन में अगर समझौता हो रहा है तो दोनों ही पार्टी को म्यूचुअली एग्री करना होगा। अगर कोई एक नहीं कर रहा है तो फिर कंसिलिएशन नहीं होगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों पार्टी को मान ही जाना है। अगर एक नहीं मानना चाह रहा है तो छोड़ दो भाई। अब कंसिलिएशन ऑफिसर जो है, जब इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, वो सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है ग्रुप में कुछ लोग हों जो समझौता करवा रहे हों। आईडी एक्ट में मेंशन्ड है सेक्शन 4 में। आईडी एक्ट कहता है
कि इस पूरे के पूरे कंसिलिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए दो ही तरीका है। एक है कि भाई कंसिलिएशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा। अब ये कंसिलिएशन ऑफिसर का काम क्या है? 14 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना है। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, जिनका काम है, बोर्ड बैठेगा तो वक्त तो लगेगा, तो 2 महीना में इनको अपनी रिपोर्ट को आगे सौंपना है। एक बात, सेटलमेंट मशीनरी डिस्प्यूट के बाद यूज होता है, ये डिस्प्यूट से पहले नहीं हो सकता। डिस्प्यूट से पहले अगर कुछ करना है तो फिर आदर सम्मान, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेजर अपनाना होगा, प्यार मोहब्बत से काम निकालना होगा, वर्कर को एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करना होगा, लेकिन जो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कंसिलिएशन के लिए यही कहना है, नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डिजर्व। अगर आपको लगता है कि समझौता किया जा सकता है तब तो बहुत सही है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं भाई समझौता वाला मामला ही नहीं है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। सेटलमेंट के और भी तो रास्ते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, उसके बाद आर्बिट्रेशन, हमें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन एक क्वेश्चन अचानक दिमाग में आया, डिफरेंस बिटवीन कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन बहुत ज़रूरी टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। ये डिफरेंस देख लेना, शॉर्ट में आ जाए लॉन्ग में आ जाए, अगर जो मतलब समझ गया वो लिख सकता है। तो कंसिलिएशन को हिंदी में हम कहेंगे समझौता, सुलह या मेल मिलाप, आपसी सहमति से विवाद को सुलझाना है। लेकिन अगर कोई भी एक पार्टी डिससेटिस्फाइड है तो आप अपने डिसीजन को, जो आप फैसिलेटर हैं, मीडिएटर हैं, कंसिलिएटर हैं, जो कंसाइलर हैं, उनको ये हक नहीं है कि वो अपने डिसीजन को इम्पोज करें। अभी के लिए इसमें इतना ही। ये पहला सेटलमेंट मशीनरी बताई हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए।